बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। इस वक्त आप देख सकते हैं ये है सर्विसेज अस्पताल लाहौर का और ये एक कोरोना का फोकल पॉइंट है। 14 फोकल पॉइंट्स में से जी हाँ लाहौरियों के लिए एक खुशखबरी ये भी है कि एक और अस्पताल का इजाफा कर दिया गया है जहाँ पे अब कोरोना के मरीज जो हैं कोरोना की शिकायत जिनको है वो जा सकते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में ये आपको बताती चलूँ कि 1 मई से लेकर आज तक की तारीख में कोरोना की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। 6 गुना इजाफा हो चुका है। रोज़ की बुनियाद के ऊपर 1000 मरीज़ कोरोना की शिकायत लेकर अस्पतालों का रुख कर रहा है और इसमें शरह अमवात भी हो रही हैं। जो सीरियस केसेस हैं उनको जो है वो वेंटिलेटर पर डालते साथ ही वो खाली के हकीकी से जा मिलते हैं। आज प्रोग्राम का आगाज़ हम सर्विस अस्पताल से करेंगे। यहाँ पर सिचुएशन क्या है और वेंटिलेटर्स की तादाद कितनी है, इसके अलावा बिस्तर जो हैं वो मिल सकते हैं आपको या नहीं मिल सकते, एमरजेंसी की सूरत में आपको अपने घर के नज़दीकी अस्पताल में जाना है या फिर आपको बड़े अस्पताल में जाना है, ये तमाम मालूमात आज प्रोग्राम टॉप स्टोरी में। आइए प्रोग्राम का बकायदा आगाज़ करते हुए हम हॉस्पिटल के अंदर चलते हैं। अस्पताल के अंदर हम पहुंच चुके हैं और अस्पतालों में हमने देखा है कि यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा कम हो गया है। हमारे नुमाइंदे बिलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले कल जो सर्विसेज अस्पताल में एक वाक़या हुआ है डॉक्टर सुलेमान, ये वाक़या काफ़ी शोर मचा रहा है और इसकी काफ़ी चर्चा है, ये वाक़या क्या है? देखिए मदीहा, आपने सबसे पहले बड़ी अच्छी बात की है कि अस्पतालों के अंदर रश जो है ये कोरोना वायरस की वजह से बहुत ही ज़्यादा कम रह गया। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये जिस हॉस्पिटल में हम खड़े हैं ये एक टीचिंग हॉस्पिटल है और इससे पहले यहाँ पे तकरीबन रोज़ाना की ओपीडी में 5 से 6 हज़ार जो मरीज़ थे वो आते थे, लेकिन अब ओपीडी का ये आलम है कि यहाँ पे 500-600 के करीब जो मरीज़ हैं वो आते हैं। और इस वजह से उसकी जो बड़ी रीज़न है वो ये है कि जिस तरह आपने बात की डॉक्टर सलमान इफ्तिखार की, ये इससे पहले भी जितने भी पेशेंट्स यहाँ पे आए डॉक्टर सलमान इफ्तिखार ये पहला इसका निशाना बना है डॉक्टर। इससे पहले इस तरह का जो निशाना है ये गरीब आवाम, गरीब मरीज रोज़ाना की बुनियाद पे बन रहे हैं। यानी कि सूरत हाल संगीन हो चुकी है। अगर एक डॉक्टर के साथ ऐसा हो सकता है तो एक आम शख्स के साथ तो रोज़ाना ऐसा होता है। बिल्कुल मदीहा, ये इसमें मैं बताऊँगा कि ये सबसे अहम जो चीज़ है ये क्लिनिकल जो मैनेजमेंट है ये मिसमैनेजमेंट है। जब पेशेंट यहाँ पे आता है तो उसको किसी भी किस्म की अलामत है, चाहे वो नज़ला ज़ुकाम में आता है, बुखार में आता है, खांसी में आता है या किसी भी किस्म की अलामत के साथ आता है, या तो उसको सबसे पहले कहा जाता है कि इसका कोरोना का जो टेस्ट है ये करवाया जाए। और उसको करवाने के लिए पेशेंट्स को जब उसके नमूने भिजवा दिए जाते हैं लेबॉर्ट्री में तो उसको कोरोना असेसमेंट वार्ड में रख दिया जाता है। अब अच्छा, जब वहाँ पे रखा जाता है तो वहाँ पे जो सूरत हाल ये है कि वहाँ पे डॉक्टर्स जो ना होने के तकरीबन बराबर होते हैं। वहाँ पे 20, 25, 30 बेड्स तो होंगे लेकिन सिर्फ एक आध कोई स्टाफ नर्स होगी, एक आध कोई डॉक्टर होगा, लेकिन वो भी वहाँ पे बैठा मौजूद नहीं होगा। वो आप इस सूरत हाल के लिए तैयार रहिएगा। वो लोग जो कोरोना का मजाक समझते हैं आपके साथ ये होगा अगर आप अस्पतालों का रुख करेंगे। नहीं बिल्कुल, हॉस्पिटल में जो है वो, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अस्पतालों में तब आते हैं जब सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो चुकी होती है। लेकिन अभी हम बात करें डॉक्टर सलमान के हवाले से, तो इस तरह की जब कैफियत होती है कि जब पेशेंट्स को कोरोना असेसमेंट वार्ड में डाल दिया जाता है, रिपोर्ट्स आनी जो होती है 48 घंटों से लेकर 72 घंटों तक, तब तक मरीज़ को डॉक्टर्स की जानिब से उस तरह मुकम्मल जो टेक केयर है वो नहीं दी जाती, इस तरह उसका इलाज मुआवजा नहीं किया जाता जिस तरह कि उसका करना चाहिए था। और इसकी वजह से अक्सर जो लोग हैं इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर अपने खालिक हकीकी से जा मिलते हैं। हम इस वक्त पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के लाहौर के दफ्तर में मौजूद हैं और आला ओहदेदार जो PMA के हैं हमारे साथ मौजूद हैं। इनका तारुफ आपसे करवाती चलूँ। हमारे साथ डॉक्टर इजहार चौधरी हैं जो कि साबिक सदर हैं PMA के, और इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर शाहिद मलिक मौजूद हैं जिन्हें हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और ये हैं जनरल सेक्रेटरी PMA लाहौर। अच्छा, हमने ये देखा है नाजरीन के हुकूमती पॉलिसीज के ऊपर अगर एक एसोसिएशन बढ़ चढ़ कर बोलती है तो वो PMA है। मौजूदा पेंडेमिक की सूरत हाल में जहां शरह जो है वो एक महीने में 6 गुना ज्यादा हो गई है और रोज के 1000 मरीज अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, ऐसे में हुकूमती पॉलिसी ठीक है या नहीं, जरा हम PMA से जान लेते हैं। डॉक्टर इजहार, आप अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं हुकूमती पॉलिसी को लेकर? देखिए, हमने तो पहले दिन से ही अपना फ़र्ज़ अदा किया है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोफेशनल बॉडी है। हमें इस चीज़ पे फ़ख्र है कि पाकिस्तान के क़याम से लेकर आज तक बहुत हमारे सीनियर मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोगों ने इसको लीड किया है
और यहाँ तक कि मैं ये भी कहने में फ़ख्र महसूस करता हूँ कि डॉक्टर यास्मीन जो मौजूदा वज़ीर सेहत हैं, उनका हमारे साथ 30-35 साल का PMA के प्लेटफॉर्म से सफ़र है। हम समझते हैं कि हम प्योरली एक प्रोफेशनल बॉडी हैं, और जो भी प्रोफेशनल बॉडीज़ के लोग होते हैं वो अपनी ज़िंदगी के तजर्बात से और अपने फ़राइज़ की उससे हम आंगी के साथ चलते हैं। तो हमने पहले दिन से ही अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए हुकूमत वक्त को बावर किया था कि ये इतना बड़ा डिज़ास्टर आने वाला है और ये सारी कैफियत होगी। आप जितने भी हमारे प्रोग्राम्स अभी तक हुए हैं उनको निकाल के देखिएगा। हमने हर स्टेज पे इनको मुतनब्बे किया कि ये बहुत ख़तरनाक पॉलिसी होगी और हम बिल्कुल बेयारो मददगार हो जाएंगे और हुकूमत बेबस हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर शाहिद, आप जरा पिन पॉइंट भी कर दीजिए पर्टिकुलरली जो आपको अभी तक हुकूमत की पॉलिसी में जहां झोल नजर आया है उसको पॉइंट आउट करिए। अगर आप सबका पॉलिसीज देखें तो हमने बहुत पहले कहा था कि इस वक्त आपको चाहिए हाउस आइसोलेशन। उस वक्त हाउस आइसोलेशन नहीं की गई, 2 महीने बाद वो कर ली। हमने कहा बरियल गाइडलाइंस जो WHO ने दी है वो बाइबल नहीं है, उसको चेंज किया जा सकता है, फिर चेंज करनी पड़ी। तो इसका मतलब है कि उस वक्त आपने कंसल्टेशन प्रॉपर नहीं की, आपने उसको नोटिफाई कर दिया। इस वक्त इन दोनों मुलाकात की वजह से लोग डर भी गए और अब लोग जो कानून है उसको अपने हाथ में भी ले रहे हैं। मैं बताता हूँ कि इन्होंने गलती ये की कि इन्होंने इस बीमारी को स्टिग्मेटाइज किया और स्टिग्मेटाइज करने के साथ इन्होंने पुलिस को इन्वॉल्व किया, उससे लोग डर गए। बीमारी का कोई मजहब नहीं होता, कहीं नहीं हुआ, दूसरे ममालिक में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर आपने कितना जुल्म किया। आपने जो डैशबोर्ड के ऊपर लोगों को लिखना शुरू कर दिया, ये तबलीगी, ये ज़ायरीन, ये गलत था। ना बीमारी कोई मजहब होता है, ना उसकी कोई प्रेजेंटेशन कोई मजहब होता है। डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं चाइनीज वायरस गलत है, ये इट्स अ पैंडेमिक। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारा डेली 6000 पेशेंट का इनपुट है, इसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में इंसिडेंस कहते हैं। एक है हमारे डेली गवर्नमेंट कह रही है कि 100 बात रिपोर्ट हो रही है। मेरा ख्याल है कि इससे फिगर ज्यादा है क्योंकि हमारी डिफेक्टिव डाटा कलेक्शन है। अब अगर ये सूरत हाल है तो पूरा यूरोप तो अब खुलने जा रहा है, हम बंद होने जा रहे हैं। वो किस लिए कि हमने एक वक्त के ऊपर एक टांका नहीं लगाया, अब 9 लगने पड़ेंगे। हुआ क्या है, अभी एक लाइफ सेविंग 2 इंजेक्शंस थे, अभी मैं आपको स्टेटस बता देता हूँ। उसका भी मुझे जरूर पूछना है, ये 25,000 और 3 लाख का क्या मामला है? ये 2 साल्ट है। एक तो रिमोट आर्थराइटिस के लिए दवाई यूज होती है जिसे हम टोक्साइलिजुमैब, उसका साल्ट है, और एक्टेमरा उसका जेनेरिक नेम है जो रोश बनाती है। दूसरा था रेमडेसिविर, ये दोनों बाहर से इंपोर्ट करने थे, मौके पे करने थे, नहीं किए गए। ड्रैप का मुजरमाना गफलत है इसके अंदर। और ये मुजरिमाना गफलत नंबर क्या है ये सबको पता है जी। काम ये था कि उन्होंने खुद इंपोर्ट करने थे, उन्होंने कहा फार्मास्यूटिकल कंपनीज को कहा कि आप खुद खरीदें। जिस तरह महकमा सेहत ने कह दिया अपनी सेंटर परचेज खत्म करके अस्पतालों को पैसे दे दिए, तुम खरीदो। अब वो MS बेचारे ना वेंडर मिलता उन्हें, वो उसलिए परेशान हो। सो प्रॉपर प्रिपेयर्डनेस एट प्रॉपर टाइम नहीं हुई, जिससे अब इस वक्त हुआ क्या है, हॉस्पिटल सिस्टम चौक हो गए। वहां पर लोग पैसे पकड़ के इस बीमारी, इस टीकों के पीछे भाग रहे हैं। क्या हम एक इंस्टीट्यूट, एक अस्पताल जो है वो कोरोना मरीज का प्लाज्मा मैंडेटरी लेने के लिए कानूनी हैसियत रखता है? नहीं, कतई नहीं। ये तो इनको कानून साजी करनी चाहिए थी, करनी होगी। ये तो कोई हार्म नहीं है किसी को। अगर कोई मिसाल के तौर पर मैं कोरोना से सेहतयाब हो जाऊं और मेरा प्लाज्मा ले लिया जाए मैंडेटरी तौर पर और एक कानून के तहत ले लिया जाए, तो क्या मुझे कोई नुकसान होगा? मैं कहता हूँ ये पेशेंट जो इनपुट था ये तो पिछले 3 महीने से जारी था। यहाँ पर सूरत ये है कि ये जो डाटा कलेक्शन थी, इनके पास डाटा ही नहीं था कि किसका एड्रेस क्या है, किसके कौन सा ब्लड ग्रुप क्या है। और ये डाटा प्लाज्मा थेरेपी सिर्फ टीवी पे बिकती रही है, इसकी प्रैक्टिकल मेजर इसका कुछ नहीं किया गया। प्रैक्टिकल मेजर क्या था? प्लाज्मा थेरेपी के लिए आपको ऐसे आपने वहां पर थीसिस सुने जिसके लिए प्रैक्टिकल मेजर कोई नहीं थे। अगर प्लाज्मा मेजर होता तो इट्स अ चीप मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट। और कौन सी कानून साजी हुकूमत कर सकती थी और नहीं की? मैं आपको बताऊं, कानून इतने ज्यादा हैं कि उन्होंने बिल्कुल एक चीज के ऊपर 7,500 कवानीन है। कवानीन मसला नहीं है, मसला इम्प्लीमेंटेशन का होता है। अब सूरत हाल देखे मैं आपको बताऊं
कि जब ये कोरोना एपिडेमिक आई तो सेंटर और सूबे मिलके बैठे। आप यकीन करें कोई अदारा नहीं था इस कोऑर्डिनेशन के लिए। इन्हें एक नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, एक ऑफिस क्रिएट करना पड़ा कि इसको मैनेज किस तरह करें, क्योंकि हेल्थ इज नाउ अ प्रोविंशियल चैप्टर। और सूबों की कोई तैयारी नहीं थी, सूबों की कोई प्रिपरेशन नहीं थी, और आपस में पॉलिसी का कोई हार्मनी नहीं थी। उससे क्या हुआ? ये मैनेजमेंट का तरीका तो नहीं है। आज भी सिचुएशन यही है कि हुकूमत वक्त सिर्फ इसको डंग टपाउ डे टू डे अफेयर्स के तौर पे लेके चलती है। हम ये कहते हैं कि ये बहुत बड़ा डिजास्टर है, और जब WHO इसमें इन्वॉल्व होकर तमाम मेंबरान, तमाम अक़वाम आलम को ये मतनबे करती है कि इसके ये चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं, तो हम उसके बावजूद भी हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे हैं। आप क्योंकि मेडिकल एक्सपर्ट हैं, अगले 3 हफ्ते की प्रेडिक्शन बताइए, आप सूरत हाल क्या देख रहे हैं? देखें, जो हमारे पास इस वक्त जो आपके पास एक जिसे कहते हैं ना रैंडम सैम्पलिंग एक आई, ये पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने सबसे पहले आइडिया फ्लोट किया था और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ शेयर किया था। वेरी अनफॉर्चुनेटली हुकूमत वक्त ने उस वक्त हमारी इस तजवीज़ पे कान नहीं धरे। लेटर ऑन अपनी उसकी पॉइंट स्कोरिंग के लिए जब उन्होंने कहा और हकायक सामने आए, तो बजाय उसको बेहतर तरीके से कौम के मफाद में इस्तेमाल करने के लिए उसको सियासत की नज़र कर दिया गया कि इससे तो हमें और ज़्यादा नुकसान होगा। ये वो चीज़ें हैं जिससे हम डर गए हैं, हम घबरा गए हैं कि ये जो इस वक्त 30 अप्रैल की फिगर थी लाहौर शहर की, और कल हमने बांगे दहल ये कहा कि इस वक्त लीक हुई रिपोर्ट और प्रॉपर चैनल से भी नहीं आई। हम उसको लीक नहीं कहते, क्योंकि वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है और उसका एक इम्पैक्ट फैक्टर होता है। इस वक्त सूरत हाल है कि लाहौर में 40-50 लाख के करीब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लोग इतनी बड़ी तादाद में इस वक्त मुतासरीन में से होंगे। ये तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज की वेबसाइट पूरे पाकिस्तान का डाटा नहीं बता रही, जितना डॉक्टर इजहार आपने सिर्फ लाहौर का बता दिया। मैं खुद डर गई हूँ। ये उसी रिपोर्ट की बुनियाद पे हम कह रहे हैं ना कि जो आपने रैंडम सैम्पलिंग की है और उसके 30 अप्रैल को 6,70,000 खुद हुकूमत वक्त ने अपने तरीक़ेकार से जो चीजें सैंपल की हैं, उस वक्त की जो हमारी नेशनल तादाद थी उसको लेकर चलते हैं, ये 7 टाइम्स होगी उससे। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर तो कोई कंट्रोल ऐसा नहीं है, और अगर ड्रैफ्ट के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर ये आप ही अच्छे तरीके से बता सकते हैं। मंदिका देखें, 206 मुल्कों का मॉडल मैंने देखा है बीमारी का। हर उस मुल्क के अंदर बर्बादी हुई है और कॉमन मैन जलील हुआ है जहां पर हेल्थ प्राइवेटाइज की गई है। हर उस मुल्क के अंदर थोड़ा सा बच गया गरीब आदमी जहां हेल्थ जिम्मेदारी तस्लीम की गई है। ये तो हुकूमत के लिए हमारी हुकूमत का मंशूर है डॉक्टर साहब, प्राइवेटाइज करना है। हेल्थ को प्राइवेटाइज करना नहीं कर रही ना हुकूमत। हेल्थ को प्राइवेटाइज करना एक जुल्म है जो नहीं किया जा सकता। अब मैं एक चीज लास्ट मैसेज कि अभी तो हुकूमत को क्रिटिसाइज कर लिया, अब अवाम के लिए भी कुछ मैसेज देना पड़ेगा। अवाम को ये सोचना पड़ेगा कि ये वबा अब कोई मिथ और कोई कॉन्स्पिरेसी इसके अंदर नहीं है, ये एग्जिस्ट करती है और ये फेसलेस सानी में है। इस हमें से दुश्मन के चेहरे का कुछ पता नहीं है। तो आपने क्या करना है, इस दुश्मन से जंग सिर्फ 2 हथियारों से लड़ी जा सकती है। वो है कि क्राउडिंग से बचना है, बड़े फंक्शन छोड़ दें, असम्बलियां छोड़ दें, और चेहरे पर मास्क और डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग। डॉक्टर शाहिद मलिक आपका, डॉक्टर इजहार आपका। नाज़रीन, आपने देखा है कि बड़ी बड़ी जंगें तलवारों और घोड़ों से लड़ी गई थी, लेकिन जिस जंग का आपको सामना है और जो अनदेखा दुश्मन आपके सामने है, उसके लिए आपको 2 हथियार चाहिए, फासला और मास्क। इससे बचने के लिए आप ये दोनों हथियार अपना लीजिए, ये महंगे नहीं हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी है। कोरोना के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। अगर हम 1 मई से आज की तारीख तक की बात करें तो 6 गुना मरीजों में इजाफा हुआ है, और इसी बात के पेश नज़र हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए प्रोग्राम में दावत दी है प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल साहब को, जो कि वाइस चांसलर हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के, साथ ही साथ ये हैं मेंबर कोरोना एडवाइजरी ग्रुप पंजाब के। आपका हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। साथ हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सज्जाद काज़मी, हमारे सीनियर नुमाइंदे हैं और हेल्थ की बीट इस वक्त कर रहे हैं। कोरोना के हवाले से हम इनसे बहुत सारे हकाइक आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले गोंदल साहब, कोरोना के मरीजों में इजाफा बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर ये मैं कहूँ कि हर घर में एक बीमार शख्स मौजूद है, तो क्या ये गलत बयान होगा? मेरा ख्याल है कि जिस अंदाज में ये स्टैटिस्टिक्स सामने आ रहा है, तो अगर आपकी ये बात इसका इनकार नहीं किया जा सकता
कि इसमें हमने डिफरेंट लोगों से जब टेलीफोन पे बात की है तो बेशतर की तरफ से इसका जवाब मुस्बत दिया है। और इसमें एक बड़ी वजह जो हमारे सामने आई है कि वो ईद के दिनों में जो नॉर्म जिनको ऑब्ज़र्व करना था कि ईद को कहा था कि अपने अपने घरों में ईद बनाएं, अनफॉर्चुनेटली लोगों ने घरों में ईद बनाने की बजाय पहले ही की तरह ईद बनाई। और जब इस चीज़ों का लिहाज नहीं रखा हुआ तो कम्युनिटी स्प्रेड जो है उसमें इजाफा हुआ, और वो जो कम्युनिटी स्प्रेड हुआ वो सामने इस वक्त आ रहा है और इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आ रही हैं। आप इसका कसूरवार अवामी रवैये को करार देंगे या हुकूमती पॉलिसी को करार देंगे? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि इसमें जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है तो गवर्नमेंट तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी अंदाज में पहले दिन से दे आर ट्राइंग टू प्ले। जब एक केस भी नहीं था तो हमारे ट्रेनिंग कोर्सेज का आगाज़ हो गया, फिर इसमें हाई डिपेंडेंसी यूनिट, इसमें आइसोलेशन, इनमें क्वारंटाइन, तमाम का इंतज़ाम होता रहा। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एक टीम के तौर पे काम करना, एक कौम के तौर पे काम करना। इसमें हुकूमत, मेडिकल प्रोफेशन जो कि फ्रंट लाइन पे ऑलरेडी है, मीडिया अपना रोल प्ले कर रहा है और पब्लिक को एक रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करना है। और मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली मैं कल ही जब रोड पे आ रहा था तो गवर्नमेंट ने कहा भी खुदारा सिर्फ मास्क ही पहन लें। पूरी सड़क पे मुझे 25% लोग मास्क वाले नज़र आए। तो इसमें मैं समझता हूँ कि पब्लिक हैव टू प्ले अ मोर रिस्पॉन्सिबल रोल। जब रिस्पॉन्सिबल रोल होगा तो इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छे आएंगे। आप कह रहे हैं कि जितना हो सके मास्क जो है उसका आप इंतज़ाम करें। अगर मास्क नहीं है तो नाज़रीन बहुत आसान है, घरों में दुपट्टे भी मौजूद हैं, कपड़ा भी मौजूद है, फैब्रिक भी मौजूद है। सिर्फ आपने क्या करना है कि किसी तरह से कोई आप DIY यानी कि डू इट योर सेल्फ वीडियोस देखें, यूट्यूब पर सर्फिंग करते हैं आप, बहुत आसान है मास्क जो है अपने लिए बनाना, तो वो ज़रूर बनाएं। इससे आपके चांसेस कितने % कम हो जाएंगे? देखिए जी, मैं बताऊं, जो सर्जिकल मास्क है जो मैंने इसको पहना हुआ, जो सज्जाद ने पहना हुआ, अगर ही हम दोनों ने मास्क पहना हुआ है और खुदा न खास्ता हम में से कोई साइलेंट पॉजिटिव है तो जो स्प्रेड का चांस है वो तकरीबन 1.5 और 2% रह जाता है सिर्फ। लेकिन अगर मास्क नहीं पहना हुआ तो फिर तकरीबन 50% के करीब हो जाता है। तो मास्क का इन जनरल इस्तेमाल जो है वो एक प्रोटेक्टिव है और इसमें आई थिंक दैट इज़ द एब्सोल्यूट एसेंशियलिटी ऑफ दीज डेज। लेकिन इससे ज़्यादा आसान अल्फाज में हम आपको नहीं बता सकते। प्रोफेसर साहब ये कह रहे हैं कि अगर हम तीनों में से इस वक्त जो यहाँ पे मौजूद हैं आपके सामने, अगर कोई किसी में कोरोना वायरस है भी तो सिर्फ 100 में से 2% चांस होगा कि यहाँ से हम जो है वो वायरस लेके उठेंगे और बाकी के 98% चांसेस होंगे कि हम सेफ रहेंगे। आगे बढ़ते हैं सज्जाद काज़मी साहब। अभी एक ग्रुप है जिसकी मैं मेंबर हूं और वहां पर बड़े हंगामी बुनियादों में जो है वो पोस्ट आ रही है कि उनको प्लाज्मा चाहिए या फिर उनको वेंटिलेटर चाहिए या उनको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा। ज़मीनी हकाइक क्या है इस वक्त लाहौर में अस्पतालों के कोरोना के हवाले से? देखें मदीहा, जो भी ज़मीनी हकाइक हैं वो तो बड़े ख़तरनाक हैं, लेकिन इस सब की ज़िम्मेदार खुद अवाम है। देखें, हुकूमत का जितना काम था वो कर रही है और करती रही है। जो कमियां कुताहियां वो भी हम उजागर करते हैं टीवी पे, लेकिन ये जो कहते हैं कोरोना शरोना कुछ नहीं है, ये किस पीर को मानते हैं, ये कौन लोग हैं, यहाँ तक कि अपनी तदफीन को बेहतर करने के लिए लोग पहले ही सोच बैठे हैं कि अगर मैं मर गया तो मैंने हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे कोरोना में डाल देंगे, मुझे ये कर देंगे, मेरे जनाजे में कोई नहीं आएगा। खुदा का वास्ता है, इस वक्त जो हॉस्पिटलों के अंदर हमने जो डाटा इकट्ठा किया है उसमें क्रिटिकल पेशेंट आ रहे हैं और ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जो मेडिसिन का मौका ही नहीं दे रहे हॉस्पिटल इंतज़ामिया को। 1-2 घंटे के अंदर उनकी डेथ हो रही है। तो मौजूदा सूरत हाल में जितने भी क्रिटिकल पेशेंट आ रहे हैं इस वक्त गवर्नमेंट के हॉस्पिटलों की ये भी सूरत हाल है कि वो जो आम सिम्टम हैं, छोटी मोटी अलामात बुखार खांसी में पेशेंट को दाखिल नहीं कर रहे क्योंकि इस वक्त बेड्स की अशद ज़रूरत है और क्रिटिकल की तादाद बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो जो इस वक्त भी अभी खांसी और बुखार में घर लेटे हैं कि हमें ये आम बुखार है, हम अगर चले गए तो हमें कोरोना में डाल दिया जाएगा, वो अपने आप पे भी तरस करें, अपने बीवी बच्चों पे तरस खाएं, माँ बाप पे तरस खाएं, अवाम पे तरस खाएं, हुकूमत पे तरस खाएं। तो खुदारा जब भी कोई अलामात हो फौरी तौर पे डॉक्टर से रब्ता करें या अपना टेस्ट कराएं और ऐसे ना करें कि मौजूदा सूरत हाल में देखें अब शरह कितने % बढ़ रही है। कहाँ हमारी शरह मुआद जो है वो हॉस्पिटल में आने वाले मरीज़ों में 2% थी, अब जो पेशेंट आ रहे हैं टोटल उसमें तादाद में 10% से ऊपर जा रही है।
तो इस जब आप आएंगे क्रिटिकल हॉस्पिटल के अंदर, ना तो हॉस्पिटल आपका इलाज कर सकेगा, ना वो आपको वो कोर्स मुकम्मल कर सके जो SOPs के मुताबिक वो कर रहे हैं। लिहाजा खुदारा घर में ना बैठें, फौरी तौर पे राब्ता करें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। बहुत सारे केसेस ऐसे भी आ रहे हैं कि कोरोना का टेस्ट नेगेटिव आ रहा है लेकिन टाइफाइड जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। डॉक्टर साहब, ये हम दोहरी आजमाइश का शिकार हो गए हैं, ये सीन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं कि कोरोना का जो टेस्ट पॉजिटिव आना ये 60 to 70% केसेस में, और डिपेंड करता है कि स्वैब कहाँ से लिया, किट कौन सी यूज़ की। लेकिन इसका जो तशख़ीस कोरोना की है, इसमें टेस्ट के साथ आपके सिम्टम्स, आपके एक्सरे और CT की फाइंडिंग और इसकी आपकी ब्लड रिपोर्ट, इन तमाम चीज़ों को हम कंबाइन करते हैं। और इसमें टाइफाइड के केसेस आ रहे हैं, टाइफाइड के केसेस रूटीन में भी आ जाते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोरोना की अगर डायग्नोसिस में पेशेंट फिट हो रहा है, उसके सिम्टम हैं जिसमें उसको खांसी है, उसको रेस्पिरेटरी को प्रॉब्लम चल रहे हैं, उसको फीवर है, तो उसको टेक इट एज ए कोरोना अनलेस प्रूफ अदरवाइज। जो आप कह रहे हैं कि टाइफाइड के जो केसेस हैं वो पहले भी आ रहे थे, तो क्या ये अब पता चल रहा है कि लोगों को कि हमें टाइफाइड जो था वो पुराना था, या डायग्नोज अब हो रहा है, या फिर अभी कोई मसला आया है कि टाइफाइड जो है उसकी शरह में इजाफा हो रहा है? देखिए जी, उसमें मैं ये समझता हूँ कि हमें ये स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आज से साल पहले इमरजेंसी में टाइफाइड के कितने केसेस आए और अब कितने आ रहे हैं माहाना केसेस। जब ये स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करेंगे और अगर इस वक्त ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर किसी और नतीजे पे पहुंचेंगे, शायद इम्यूनिटी कम हुई है जिस वजह से हुआ है। लेकिन बहरहाल इस वक्त हमारा जो मौजू है वो कोरोना है, और कोरोना में टेस्ट पॉजिटिव है तो कोरोना है, सिम्टम और बाकी स्पोर्टिव अगर इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट कर रही हैं तो वो कोरोना है। और मैं ख़ास तौर पे यहाँ मेंशन करूँगा हमारी हेल्थ मिनिस्टर प्रोफेसर डॉक्टर यास्मीन राशिद, जिस अंदाज में वो 24/7 खुद काम कर रही हैं। कल सारी रात में 1 सेकंड नहीं सोया, मैं आपको बता दूं। मैं सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे जो है मैं सोया हूं। क्यों कि कल फौरी तौर पे मैडम की तरफ से ये ऑर्डर आ गया था कि हमने हाई डिपेंडेंसी यूनिट में 80 बेड्स का इजाफा करना है। ये खुशखबरी है, ज़रा ये भी ध्यान से सुन लीजिए। कोरोना जो एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट है, या आप ये कह लें जो कोरोना को ट्रीट करेगा, उसमें इजाफा हो गया है। प्रोफेसर साहब उसकी तफसीलात बताएंगे। बता रहा हूँ कि इस वक्त मैडम की तरफ से आ गया कि जी हमने 80 बेड का इजाफा करना है। तो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ अटैच म्यू हॉस्पिटल तो था, म्यू हॉस्पिटल में हमारे पास 400+ की कैपेसिटी थी। हमने कोट ख्वाजा सईद अस्पताल को पहले ही किया हुआ था अलर्ट कि आप वेंटिलेटर का भी अरेंजमेंट करें, आइसोलेटेड बेड का भी करें। फिर गवर्नमेंट नवाज शरीफ हॉस्पिटल जो यकी गेट है, इसमें ट्रामा सेंटर की हमारे पास एक सेपरेट बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग की हमने तैयारी की। और आपको ये बहुत खुशी होगी जान के कि 63 बेड्स उन्होंने पहले तैयार किए। रात मैडम के ऑर्डर के बाद इस वक्त गवर्नमेंट नवाज शरीफ यकी गेट हॉस्पिटल में 80 बेड विद ऑक्सीजन, विद ऑल दी मॉनिटरिंग सिस्टम, हाई डिपेंडेंसी यूनिट जो है वो अरेंज हो चुका है। वेंटिलेटर्स की तादाद इस वक्त मैं देख रहा हूँ वो 7+ के करीब वेंटिलेटर्स हैं। और जाहिर है इनमें जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट में जाते हैं सारे तो वेंटिलेटर में नहीं जाते, तो वेंटिलेटर भी इस वक्त नवाज शरीफ अस्पताल में भी मौजूद हैं, यकी गेट में के अलावा जो कोट ख्वाजा सईद है वहाँ भी वेंटिलेटर मौजूद हैं। और तकरीबन ये दोनों अस्पतालों में 100 बेड्स का जो इजाफा विदिन 24 आवर कर दिया। क्विक आपने, क्योंकि टाइम कम है, क्विकली आपने आंसर देना है। जो होम क्वारंटाइन की ऑप्शन आवाम को हुकूमत ने दी है वो इसलिए अवेल करें कि अल्लाह ना करे वो एक्सपायर हो जाए, उनकी मौत वाक़ हो जाए तो उनका जनाजा अच्छे से हो जाए। होम क्वारंटाइन बेस्ट ऑप्शन, अच्छी ऑप्शन है या नहीं है? देखिए जी, मैं आपको बताऊं, नहीं, होम क्वारंटाइन के जो है ना इंडिकेशंस, होम क्वारंटाइन उन लोगों के लिए जिनके सिम्टम्स नहीं है, वो पॉजिटिव आ गए हैं, जो माइल्ड सिम्टम है, जिनका घर ट्रीट हो सके। खुदारा वो पेशेंट जो सिम्टोमेटिक हैं, जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ रहा है, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, वो होम क्वारंटाइन ना हो। हमारे म्यू में, बाकी हॉस्पिटल में ये ऑलरेडी इसका अरेंजमेंट कर दिया गया है कि जिन पेशेंट को ऐसी ज़रूरत है जो मॉडरेट में आ रहे हैं उनको हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। अगर होम क्वारंटाइन होंगे तो फिर अल्लाह माफ़ करे हॉस्पिटल उस वक्त आते हैं जिस वक्त आखिरी सांसों पे होते हैं। ठीक है, हो ये रहा है कि तमाम रश जो है वो बड़े अस्पताल में हो जाता है और आप अवॉइड कर लेते हैं, या आपके दिमाग से निकल जाता है इमरजेंसी में कि आपके घर के करीब तरीन भी अस्पताल है। तो हमारे जो एक्सपर्ट और नुमाइंदे हैं उनके मुताबिक आप अगर अपने घर के करीब तरीन अस्पताल में सबसे पहले कोशिश करेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को फर्स्ट एड दे सकते हैं। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। आप प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ रहिए।
नाज़रीन, इस वक्त डॉक्टर यास्मीन राशिद सूबाई वज़ीर सेहत हमारे साथ मौजूद हैं। जो शहर लाहौर में पंजाब में सिचुएशन है उस पे हुकूमत किस तरह से काम कर रही है और आपको तसल्ली देने के लिए, दिलासा देने के लिए अस्पतालों की तादाद, बेड्स की तादाद, वेंटिलेटर्स की तादाद ज़्यादा करने के लिए हुकूमत काम कर रही है, ये हम जानेंगे डॉक्टर यास्मीन से। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त बहुत सूरत हाल ख़राब है, बिल्कुल सोशल मीडिया का ये दौर है और हर कोई अपनी वीडियो डालकर एक पैनिक क्रिएट कर देता है। पता नहीं किस वजह से, किसकी क्या सिचुएशन कैसे हुई है, लेकिन पैनिक क्रिएट हो गई। अभी आप इसको किस तरह से हैंडल कर रही हैं? अस्पताल, वेंटिलेटर और बिस्तरों की सूरत हाल लाहौर शहर में और पंजाब में क्या है? देखिए, सबसे पहले तो लाहौर की बात कर लें ना। लाहौर, क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा तादाद मरीज़ों की लाहौर के अंदर ही है। लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह हर अस्पताल में हमने जगह रखी है। मैं आज अगर मैं की आपको बात बताऊं तो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वहाँ 50 बेड्स हमारे पास HDU के हैं, हाई डिपेंडेंसी यूनिट के। अब मकसद ये है कि हर बंदा जाता है अस्पताल में, पहली बात पूछता है जी वेंटिलेटर, हमें वेंटिलेटर चाहिए। एक तो सबसे बड़ी बात है उनकी ख्वाहिश के मुताबिक वेंटिलेटर नहीं होते। डॉक्टर्स ने डिसाइड करना है कि इस मरीज़ को वेंटिलेटर पर डालना है या नहीं डालना। हर सांस खराब हुआ हुआ जो है उसको वेंटिलेटर के बगैर भी ट्रीटमेंट की जा सकती है। हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स के अंदर ये होता है कि आप प्रेशर के साथ ऑक्सीजन देते हैं और बहुत सारे मरीज़ हमारे बाय पैप और ऑक्सीजन के साथ उनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी रिकवरी हो जाती है। वेंटिलेटर जो है ना वो एक आखिरी रिसोर्ट होती है। जब बंदा सांस का एफर्ट करके थक जाए तो उसकी लंग्स को आराम देने के लिए, यू मस्ट रिमेंबर इंटरवेंशनल है। जब आप इंट्यूबेट करते हैं एक मरीज़ को तो उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, इसलिए पूरी कोशिश होती है कि पहले हम वेंटिलेटर से पहले जितनी ट्रीटमेंट मरीज़ की कर लें उतनी बेहतर है। अभी कल रात भी हम लोगों ने इंश्योर किया कि रात में वी हैड 50 बेड्स इन जक्की गेट हॉस्पिटल। पूरा स्टाफ सारी रात इमरजेंसी में, दे टुक इन अबाउट 8 to 10 पेशेंट्स, 7 वहाँ वेंटिलेटर काम कर रहे थे। मरीज़ों की तादाद बढ़ी है क्योंकि आपको पता है कि एहतियात लोगों ने नहीं की ईद के ऊपर, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैव इंक्रीज्ड। लेकिन इस वक्त ये सिचुएशन नहीं है कि जी मरीज़ आया है और उसको देखा नहीं जा रहा। इस वक्त हर अस्पताल के अंदर तादाद जो है हमने बेड्स की मज़ीद बढ़ा दी है। अभी भी आई वाज सिटिंग इन अ मीटिंग विद माय सेक्रेटरी, तकरीबन 400 बेड्स की कैपेसिटी हमने मज़ीद इम्प्रूव कर दी है विद इन 1 नाइट। और इसके ऊपर अब हम बाकायदा जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको भी हमने कहा है कि आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए और उनका भी रिस्पांस बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह दे विल आल्सो बी इंक्रीजिंग द कैपेसिटी। लोगों के अंदर 2-4 चीज़ों की बड़ी सख्त गलतफहमी। एक तो नंबर 1 जी वेंट नहीं है और घबरा जाना। जब किसी मरीज़ आपका कोई सीरियस हो जो कोविड पॉजिटिव, हम उनसे नंबर लेके नाज़रीन स्क्रीन के नीचे चलाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं वो नंबर। जब वो आपको बताएंगे कि किस हॉस्पिटल में आपने जाना है। खुद उठ के आपको किसी अस्पताल में नहीं जाना। आप तो हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, वो मोबाइल पे हेल्पलाइन को फ़ोन करके पूछेंगे जी मैं। अब कल की बात है, लोग मुझे भी डायरेक्टली फ़ोन करते तो मैं उनको डायरेक्ट कर रही थी क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ रही थी। तो मैंने उनको बताया कि बेटा आप उस अस्पताल में ना जाएँ क्योंकि अब वहाँ कैपेसिटी नहीं है, अब फलां अस्पताल में जाएँ। अच्छा, एक तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लोग घर। दूसरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि जब आप कोविड पॉजिटिव हैं और अगर आपके सिम्टम्स ख़राब हो रहे हैं तो घर में तो ना रहिए ना। इम्पॉर्टेंट ये आप इतला दीजिए। ऐसा हो क्यों रहा है? आप क्या समझती हैं क्यों ऐसा हो रहा है? मेरा ख्याल है कि लोग इस चीज़ को अभी तक सीरियसली नहीं ले रहे वो, क्योंकि देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के ताला की अभी भी बहुत बड़ी मेहरबानी है। लोग लाख बात ये करें, इस वक्त आज अगर 100,000 प्लस पीपल आर पॉजिटिव विद कोविड जो हमारे प्रूवन टेस्टेड हैं, तो उसमें से तादाद जो पेशेंट जिनकी इंतकाल हुआ है वो तकरीबन 2000 है। स्टिल हमारी मोर्टेलिटी रेट 2.2 है। कुछ इसकी वजह से लोगों को फॉल्स रीअश्योरेंस होनी चालू हो गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि बहुत सारे लोग आपको पता है एसिम्प्टोमेटिक हैं, वो कहते हैं कुछ नहीं होता, मुझे तो हुआ कोविड, मुझे तो पता ही नहीं चला और मैं ठीक ठाक हूँ। लेकिन उनको ये भी पता होना चाहिए कि ये इतनी बड़ी तादाद जब 1 लाख बंदों की पॉजिटिव हुई तो इसमें से तकरीबन 10,000 बंदे तो ऐसे होंगे ना जिनको कोई ना कोई सिम्टम था। फिर उनमें से 2,000 बंदे तो ऐसे होंगे ना जिनको प्रॉब्लम हुए। मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अभी देखें इस वक्त हमारे पास लाहौर के अस्पतालों में प्राइवेट और उनके तकरीबन इस वक्त पूरा 1000 से ज़रा से ऊपर 1 या 2 पेशेंट दाखिल हैं।
जिसके अंदर पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, और ये वो लोग हैं जिनको सिम्टम्स हैं, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जिनकी अब इसका मतलब है कि पेशेंट्स डू गेट सीरियस। अच्छा, जो आप बात कर रही हैं वो बड़ी मैटर करेगी, और जो आप इस वक्त बयान देगी वो या तो हौसला जो है लोगों का वो बुलंद कर देंगे, और वो आपकी बात सुनकर जो पैनिक क्रिएट हो गई है वो थोड़ी सी थम जाएगी। अभी जो सिचुएशन है आप बता दीजिए कि घबराएं नहीं, जिनको सिम्पटम्स हैं वो अस्पतालों में आ जाए, और बेड आपको मिल जाएगा, वेंटिलेटर अगर ज़रूरत हुई तो मिल जाएगा। अगर और कहीं नहीं तो उनको कहीं एक्सपो सेंटर चले जाएं, वो खुद वहाँ से आपको डायरेक्ट करके एम्बुलेंस में भिजवा देंगे। दे नो एग्जैक्टली कि कहाँ बेड्स वैकेंट है। अगर और कहीं नहीं आपका कांटेक्ट हो रहा तो आप एक्सपो सेंटर चले जाइए। एक नंबर 1। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट ये है कि आप 1122 को भी फ़ोन कर सकते हैं, उनको भी सारे जो बेड्स हैं वेकेंट उसके बारे में भी पता होता है। दे हैव द इंफॉर्मेशन। थ्रू प्रॉपर चैनल जाए तो आपको खवारी कम होगी। हाँ, लेकिन अगर आप उठ के गाड़ी में बैठ के और फलां जगह पहुंच जाए क्योंकि पेशेंट सीरियस हो गया है, तो फिर डू नॉट एक्सपेक्ट दैट सॉर्ट ऑफ अ रिस्पॉन्स, बिकॉज कोविड इज स्लाइटली डिफरेंट। जब हम सबको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप मेहरबानी करके आप कांटेक्ट करिए, आप 1122 को करें, आप जो अभी हेल्पलाइन नंबर आपको दिया है आप उसको कांटेक्ट करें ताकि आपको सही डायरेक्शन मिल जाए। इस वक्त भी हमारी कोई तकरीबन 30% बेड्स की कैपेसिटी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ऑल बेड्स आर फिल्ड। अब मकसद ये है कि जी वेंटिलेटर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे हर एक को वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है, हम बाईपैप्स के साथ कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, क्योंकि एक दफ़ा जब इंटरवेंशनल काम करेंगे तो फिर बहुत बड़ा मसला बन जाता है, एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट एवरीथिंग। तो आप डॉक्टरों पे छोड़ें, लेट द डॉक्टर्स डिसाइड व्हाट हैज़ टू बी डन। डोंट मतलब आप फोर्स ना करेंगे जी मेरे, क्योंकि उनको सांस प्रॉब्लम है आप इनको वेंट पे ही डालें। वेंट के भी अपने बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। अभी न्यूज़ मेकर एक और चीज़ बनी है जो एक इंजेक्शन है और जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, वो क्या है? देखिए जी, इम्पोर्टेंट ये है, ये सब ट्रायल के इंजेक्शंस हैं। आप रेमडेसिविर के बारे में एक पेपर आया कि वो कामयाब है, 2 पेपर आ गए कि वो कामयाब नहीं है। इसी तरीके से एक ड्रग है जो पहले आर्थराइटिस के लिए इस्तेमाल होती थी, इसका नाम एक्टेम्बरा है, ये टोसिलिजुमाब है, ठीक है ना। ये वो थी जो दी जाती थी लोगों को जब साइटोकाइन स्टॉर्म होता था। अब मकसद ये है कि हमने इनिशियली इस ड्रग के बारे में मैंने इसलिए बताना ज़रूरी समझा कि हमने ट्रायल शुरू की, उस ट्रायल में कुछ अच्छे नताइज आए, लेकिन एवरीबडी डिड नॉट सर्वाइव, सो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड बी अ ड्रग विच कैन मतलब हर बंदा रिकवर करेगा। ये ट्रायल पे है, और इस ट्रायल के लिए फिर हमने अप्लाई किया गवर्नमेंट को कि हम ट्रायल रन करना चाहते हैं, आप हमें इतनी डोजेस मंगवा दीजिए, क्योंकि ये हर मरीज को ज़रूरत नहीं है। लोगों ने तो इस तरह काम करना शुरू कर दिया है कि ख़रीद के घर में रख लिया, नॉट रियलाइजिंग कि आज किसी आपके ख़रीदने से, घर में रखने से किसी और की जो जान बच सकती थी, वो कोई ज़रूरी तो नहीं है कि आपका कोविड जो है वो ख़राब हो के तो फाइनली इट इज़ गोइंग टू बिकम दैट यू गोइंग टू गो ऑन। ये इसके लिए ख़ास किस्म का क्राइटेरिया है। कल इंशाल्लाह हम एक बहुत डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा क्राइटेरिया एक्सप्लेन करेंगे, और हम सारे डॉक्टर्स को भी सारी जगह नोटिस चले गए हैं कि कोई बंदा ये इंजेक्शन नहीं लिख के देगा जब तक कोई सर्टिफाइड पल्मोनोलॉजिस्ट जो है इसको देगा नहीं। और हमारे साथ रॉश जो है, जो अगर जब वो लाएगा कंसाइनमेंट, कुछ इंजेक्शंस तो हम अपने हॉस्पिटल्स के अंदर ट्रायल के लिए इस्तेमाल करेंगे, और कुछ जो रॉश प्राइवेट में देगा उसका भी एक एक इंजेक्शन का हमें हिसाब देंगे कि उसके लिए वो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ या नहीं। और ये डिलीवरी में कितने दिन लग जाएंगे? देखिए, मकसद ये अभी तो मंगाया है ना, तो मेरा ख्याल है 2 से 3 दिन लगेंगे, दे विल बी। लेकिन लोग एकदम जो चीज़ का सुनते हैं उसको ख़रीदना शुरू कर देते हैं। देखिए, क्लोरोक्विन बाज़ार से गायब हो गई। अब एंड ऑफ द डे क्लोरोक्विन का सिवियरली इल पेशेंट्स के अंदर एडवर्स इफेक्ट आया। इसलिए मैं खुदारा लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अभी तक कोई ऐसा इलाज नहीं आया जो 100% लाइफ सेविंग। These are all trial methods that we are doing. हम मैडम आगे भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हम किसी के कंसेंसस के बगैर उसका प्लाज्मा नहीं ले सकते, और प्लाज्मा भी दरकार है, और सोशल मीडिया पर प्लाज्मा रिक्वेस्ट की भरमार है। क्या ऐसा कोई कानून इमीडिएटली बन सकता है कि हम जो लोग सेहतयाब हो रहे हैं उनका प्लाज्मा ले सकें? देखिए, हमेशा याद रखिए कि ब्लड डोनेशन भी वॉलंटरी होती है और प्लाज्मा भी वॉलंटरी होगा। मैं आपके प्रोग्राम की मसादत से इल्तिजा ज़रूर करूँगी
वजह यह है कि आप अगर रिकवर कर गए हैं, और वो भी हर बंदे का प्लाज्मा नहीं हम लेंगे, उसका एंटीबॉडीज़ देखनी पड़ेंगी कि उसका एंटीबॉडी कितनी टीटर है उसका, और आया उसका फ़ायदा भी होगा या नहीं होगा। तो हम लोगों ने इसके लिए बाकायदा एक क्राइटेरिया बना हुआ है। सारे हॉस्पिटल्स को हम परमिशन दे रहे हैं कि आप प्लाज्मा ज़रूर लगाइए अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया, एंड एवरीबडी नोज अबाउट इट। मतलब प्रोफेशनल्स ही देंगे ना इसको। अहम चीज़ ये है, ये भी ट्रायल पे है, ये भी आप इसको ये भी ना समझें कि दिस इज़ ऑल्सो 100%, मतलब ये इम्प्रूव करता है आउटकम। मकसद ये है कि चाइना में भी इस्तेमाल हुआ, उन्होंने भी कहा इट इम्प्रूव्स द आउटकम, लेकिन ये भी चांस हो सकता है कि शायद इस प्लाज्मा के लिए वैसे ही आउटकम इम्प्रूव होगा। जब तक हम एक बहुत बड़ी स्टडी नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए लोग जो एकदम, लेकिन मैं अपील इस बात पर ज़रूर करूँगी कि अगर आप सेहतयाब हो गए हैं तो प्लाज्मा देने से आपका कतई कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये एक सदका जारिया समझिए और ये खिदमत खल्क समझें कि आपकी एंटीबॉडी से अगर कोई और इंसान जो है वो सेहतयाब हो सकता है, तो इससे बड़ी और क्या खिदमत हो सकती है। कोरोना ने ना सफ़ेद वर्दी वालों को छोड़ा, ना खाकी वर्दी वालों को छोड़ा, ना सहाफ़ी को छोड़ा, ना डॉक्टर को छोड़ा, ना नर्स को छोड़ा, ना सियासतदान, ना MP, ना MNA। थोड़ा सा छोड़ उसको रहा है जो मास्क पहन रहा है। आखिर में आप वज़ीर सेहत हैं, आवाम को ये जो मैसेज है, स्ट्रॉन्ग मैसेज, कैसे कन्वे करेंगे, कैसे कन्विंस करेंगे कि मास्क पहन लो? देखिए माशाल्लाह आज आपको मास्क में देख के मेरी तबीयत बड़ी खुश हुई, और मैंने जब इंश्योर कर लिया कि अब मास्क हर तरीके से खुले आम अवेलेबल हो गया, मैंने भी आपको पता मास्क पहनना शुरू कर दिया। हम सब अगर मास्क पहन लें तो 40% इसकी स्प्रेड हम रोक सकते हैं, 40%, क्योंकि वजह यह है कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। जब आप बात करते हैं, जब आप छींकते हैं, जब आप खांसते हैं, तो आपके मुंह से जो थूकों के जर्रे निकलते हैं, जिसके साथ ये वायरस कैरी होती है। जब आप अपना मुंह कवर कर लेते हैं तो नंबर 1, अगर खुदा ना खास्ता आपको तकलीफ है तो आप किसी को देंगे नहीं। इवन इफ़ यूर अ साइलेंट कैरियर, आपको पता भी नहीं है तो आप किसी को ही तकलीफ नहीं देंगे। दूसरा, क्योंकि मैंने मास्क पहना हुआ है तो मैं जो भी है, चाहे मैं कहती हूँ कि ये इसमें वो एब्जॉर्प्शन भी होती है पर बहुत कम होगी। दी अमाउंट विच यू एक्चुअली, जो इनोकुलम कहते हैं ना उसको, कि बहुत सारा वायरस जब एंटर करेगा तो फिर उसका एडवर्स इफेक्ट होगा, उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए मास्क से बेहतर हिफाजती तदाबीर कोई और है ही नहीं। हर बंदा अगर पाकिस्तान में मास्क पहन ले और इस चीज़ को सीरियसली ले, तो मैं यकीनन आपको बता रही हूँ कि आज के दिन, अगले 10 दिन के अंदर आप देखेंगे कि मुकम्मल हालात बेहतर हो जाए। मैडम, आखिर में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, सर्विसेज हॉस्पिटल में डॉक्टर को ही नहीं बचा सके, तो इससे बहुत ज़्यादा जो है लोगों के अंदर क्योस पैदा हुआ है, ये क्या कहानी? देखिए, डॉक्टर सलमान जो थे उनको, वो पहले फारूक हॉस्पिटल में उनकी ट्रीटमेंट हो रही थी, PGR थे हमारे PIC के, और ये बड़ा अफसोसनाक बात है। अब तक जो मुझे डिटेल पता चली है, तकलीफ चीज़ ये है कि उसको एक्यूट एब्डोमेन था, यानी परफोरेशन थी, और उस बच्चे के साथ उसकी ट्रीटमेंट डिले किया गया। और ये जो एक खौफ बना हुआ है कि जी हर बंदा जो आता है वो कोविड के साथ है। अगर कोविड के साथ भी है तो वी हैव टू लुक आफ्टर दैट पर्सन। उसको ऑपरेशन की ज़रूरत थी जल्दी, और उसके ऑपरेशन को तकरीबन हमारी इत्तला के मुताबिक तकरीबन 18 घंटे डिले हुआ। अब इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आई है तो आई इमीडिएटली स्टार्टेड एन इंक्वायरी ऑन इट। हेल्थ डिपार्टमेंट इसके ऊपर बाकायदा इंक्वायरी करेगा, और जो लोग इस चीज़ के जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ सख्त और कड़ी सज़ा दी जाएगी। क्योंकि देखिए, मैं आपको बात बताऊँ, डॉक्टर की ज़िंदगी और किसी और इंसान की ज़िंदगी, लेकिन इस वक्त जिस तरह हमारे डॉक्टर्स फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, हमें हर तरीके से बाकी सबको छोड़ के उनकी सेहत के बारे में ज़रूर एफर्ट करना चाहिए, उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए। मैंने तो हॉस्पिटल्स के अंदर बाकायदा कह रखा है कि आप लोगों ने अपने वेंटिलेटर्स, अपने प्रायोरिटी आपने डॉक्टर को इसलिए देनी है, कल ये बचेगा और ये इंशाल्लाह लोगों की खिदमत करेगा। आज मैं सुबह आई हैड टू गो टू लाहौर जनरल हॉस्पिटल, मेरी एक मीटिंग निकल आई, लेकिन मेरी बहुत सारे बच्चों से बात हुई जो रिकवर करे हैं कोविड से, और मैं उनका जोश और जज्बा देख कितनी खुश हुई जब मैंने उनको फ़ोन करके कहा कि बेटा आपका मुबारक हो, आप यू हैव रिकवर्ड फ्रॉम कोविड, अब तो आप हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, क्योंकि अब तो आप में इम्यूनिटी आ गई है। तो उन बेचारों ने, सब बच्चों ने मुझे इतने प्यार से कहा कि मैडम आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम
अभी भी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और डबल काम करेंगे सिर्फ इस वजह से कि हमें पता है कि अब हम इस कोविड तो हमें हर तरीके से अपने डॉक्टर्स का ख्याल रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ। नाज़रीन, क्विकली 3 पैगामात। मास्क पहने ताकि आपकी थूक किसी के ऊपर, किसी की थूक आपके ऊपर ना गिरे। दूसरा, लेट द डॉक्टर डिसाइड कि वेंटिलेटर की ज़रूरत आपके पेशेंट को है या नहीं है। तीसरी बात, अगर आप इमरजेंसी में हैं तो प्रॉपर चैनल, या तो आप एम्बुलेंस में हॉस्पिटल जाएं या फिर 1122 के जरिए हॉस्पिटल जाएं, ताकि आपको निगलेक्ट ना किया जाए, आपको अहमियत दी जाए और आपको प्रॉपरली देखा जाए। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।